सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 3 जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों, इस पाठ के अभ्यास हमने समाप्त कर लिए थे। आज हम करेंगे हमारा अगला पाठ। तो बच्चों, उससे पहले जो हमने कल किया था उस कार्य को एक बार दोहराएंगे और उसके बाद बच्चों हमारा एक और अभ्यास इस पाठ का बचा हुआ है जो कि वाक्य बनाव है। इस पाठ के बीच से हम शब्द लेकर के उसका वाक्य बनाएंगे। तो चलिए पहले वह कर लेते हैं, फिर हम अगला पाठ शुरू करेंगे। तो बच्चों चलिए, बच्चों हम कल कर रहे थे हमारी बुक से पृष्ठ संख्या 17 पे दिए गए बातचीत करो, जिसमें हम बातचीत कर रहे थे। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इन प्रश्नों को हम कहीं भी नहीं लिखते हैं, किसी भी नोटबुक में नहीं लिखते हैं, लेकिन यह हमारी जानकारी के लिए, यह प्रश्न जो है हमारी जानकारी के लिए है। तो बच्चों आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न था पशु पक्षी बरसात से पहले पहले खाना क्यों जमा कर लेते हैं। तो बच्चों, इस चीज़ को हमने पाठ में भी पढ़ा और समझा था, क्योंकि जो हमने कहानी पढ़ी उसमें भी सभी जंगल के सभी जानवर बरसात आने से पहले अपने खाने और रहने दोनों का इंतज़ाम कर रहे थे। तो बच्चों, पशु पक्षी बरसात आने से पहले अपने खाने का इंतज़ाम इसलिए करते हैं क्योंकि बरसात आने पर सब तरफ पानी लग जाता है। और बच्चों, आप सभी जानते हो बरसात के मौसम में कीचड़ हो जाता है, तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से खाने की समस्या हो जाती है। तो सभी जानवर इसीलिए किसी भी प्रकार की समस्या में से बचने से के लिए या फिर बरसात के मौसम में बिना खाए रहने की नौबत आए या परेशानी, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी झेलनी पड़े, उससे बचने के लिए वह बरसात से पहले ही अपने घरों में खाना जमा करके रख लेते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न था, आप देख सकते हैं इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न भी है कि प्रश्न ख, पहाड़ों पर रहने वाले किस मौसम के आने से पहले रहने खाने और ज़रूरत की अन्य चीज़ें जमा कर लेते हैं और क्यों। तो बच्चों, इसी प्रकार जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, जैसे कि हम समतल ज़मीन पर रहते हैं, यानी कि हम प्लेन लैंड पर रहते हैं, या हम मैदानों कह सकते हैं, हम मैदानों में रहते हैं, तो यहाँ पे हम बरसात के मौसम में ये सारे काम करते हैं। लेकिन जो लोग पहाड़ों में रहते हैं बच्चों, पहाड़ों में आप सभी जानते हो कि पहाड़ में ऊंचाई पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे ही टेम्परेचर या फिर तापमान कम होते जाता है, जिसकी वजह से अगर आप बताइए, हमारे यहाँ किस मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। हमारे यहाँ सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो बच्चों, पहाड़ों में जहाँ पे गर्मी में भी तापमान अच्छा रहता है, मौसम सुहावना होता है, इसलिए कभी अगर हमें गर्मी से राहत लेनी होती है या गर्मी से बचना होता है, तो हम अपनी गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ी इलाके में जाते हैं, वहाँ कुछ दिन रहते हैं और घूमते फिरते हैं और वापस आते हैं। तो इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ का तापमान सुहावना होता है या अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, इसलिए हम पहाड़ों में जाते हैं। तो सर्दी के मौसम में जब हमारे यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो सोचो पहाड़ों में और भी ज़्यादा ठंड पड़ती होगी और कड़ाके की ठंड पड़ती होगी। और कड़ाके की ठंड पड़ने का मतलब है बच्चों, वहाँ पे बर्फ़बारी भी पड़ती है। बर्फ़बारी होना मतलब स्नोफॉल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो बच्चों, जब बर्फ़बारी होती है तो जिस तरह से बारिश की फुहारे गिरते हैं, वहाँ पे बर्फ़ के फुहारे गिरते हैं, यानी कि आसमान से बरसात की जगह, पानी की जगह पे बर्फ़ गिरता है। आप सोचो अगर बर्फ़ गिरेगा तो कितनी ठंड होगी उस समय। तो बच्चों, इसीलिए जब बर्फ़ गिरने लगता है, तो आपने कभी अगर न्यूज़ में या फिर समाचार में सुना होगा या देखा होगा कि जब बर्फ़बारी लगातार पड़ने लगती है तो उस समय जो रास्ते हैं वह जाम हो जाते हैं, घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है, और जो ज़रूरी के सामान हैं दूसरे शहरों से आते हैं वो भी नहीं आ पाते हैं। तो इसकी वजह से हमें चीज़ें मिलने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वह लोग
सर्दी से पहले ही अपने घरों में ज़रूरी सामान या खाने की चीज़ों की व्यवस्था कर लेते हैं। तो ठीक हम लोग जैसे बरसात के पहले करते हैं, वहीं पहाड़ों में सर्दी आने से पहले या बर्फ़बारी होने से पहले अपने घरों में जो भी ज़रूरी सामान होते हैं वह और खाने की चीज़ों का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो बच्चों यह था हमारा प्रश्न ख। उसके बाद बच्चों ग, कोई ऐसी घटना कक्षा में सुनाओ जब तुमने मुसीबत के समय किसी की मदद की होगी। तो बच्चों यह तो आपको पता होगा कि आपने किसी की मदद की है या नहीं, या कब की है, किस तरह से की है। तो आप इस प्रश्न को आपको करना है और आप अपने हिसाब से इसे करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है अब करने की बारी। अब करने की बारी बच्चों में हम कुछ क्रियाकलाप भी करते हैं और उसके बाद हम इसी तरह से कहानी सुनाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। पहला जो हमारा प्रश्न है, कक्षा में कहानी का अभिनय करो। अभिनय करने का मतलब होता है बच्चों एक्टिंग करना। तो अक्सर ही हम बच्चे छोटी मोटी कहानियों का अभिनय करते ही रहते हैं, आपस में खेल कूद में भी करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कहानी की दी गई है इसमें अलग अलग पात्र हैं और जब भी हम एक साथ क्लास में मिलेंगे तो इस कहानी का भी अभिनय करेंगे। तो बच्चों कोई टिड्डा बनेगा, कोई चींटी बनेगा, कोई गिलहरी बनेगा, कोई और जो भी इस कहानी में जानवर हैं वह सारे जानवर बनेंगे और उसके बाद हम इस कहानी का अभिनय करेंगे। तो बच्चों अभी तो संभव नहीं है, तो जब भी हम स्कूल आएंगे तब हम इसका अभिनय करेंगे। उसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है ख, पशु पक्षियों के चित्र इकट्ठे करके एल्बम में लगाओ। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि हर पाठ के पीछे अब करने की बारी प्रश्न है, जिसमें हमें बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप या एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं जिसमें हमें समय समय पे तरह तरह के पशु पक्षियों को या फिर जिस विषय में भी पाठ है उस विषय के एक्टिविटीज़ दिए होंगे और इन एक्टिविटीज़ के हिसाब से या इन क्रियाकलापों के हिसाब से हमें कभी चित्र चिपकाना होगा या कभी बनाना होगा या कुछ और भी मतलब कुछ और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। तो इसके लिए बच्चों आपको एक कॉपी बनानी पड़ेगी और जैसे इंटरलीव कॉपी होती है वीएस की वैसी कॉपी बनाएंगे। एक तरफ आप लिखेंगे और दूसरी तरफ चित्र चिपकाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है पशु पक्षियों के चित्र चिपकाना है। अगर आप नहीं चिपकाना चाहते तो आप ड्राइंग भी कर सकते हैं, आप बना भी सकते हो और उसे कलर कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे ऐसा कार्य हम इसलिए करते हैं, ऐसी क्रियाकलाप हमें इसलिए दिए होते हैं ताकि हम तरह तरह के पशु पक्षियों के नाम जानें और चित्र देख करके उनको हमें पहचानना आए। फिर उसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है ग। बच्चों ग में हमने कल इस प्रश्न को किया था। इस प्रश्न में हमको जैसा कि हम जानते हैं कि इस पाठ में हमने घर के बारे में पढ़ा था, मतलब रहने का स्थान यानी जिसे हम ठिकाना कहते हैं। तो हमने इस पाठ में पढ़ा था कि जो अलग अलग पशु पक्षी होते हैं वो अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं। कोई बिल में रहता है, कोई गुफा में रहता है, कोई पेड़ पर रहता है, कोई पेड़ के तनों में रहता है और कोई पेड़ के नीचे रहता है। और तो बच्चों इसी तरह से हमने बहुत सारे पशु पक्षियों के रहने के स्थान के बारे में इस कहानी में जाना और कुछ और यहाँ पे जानवर दिए गए हैं जिनके जानवरों के चित्र एक तरफ दिया गया है और दूसरी तरफ हमें रहने के स्थान दिए गए हैं। तो हमारा प्रश्न है ये कहाँ रहते हैं। जो भी जानवरों के चित्र यहाँ दिए गए हैं उनको देख करके हमें पहचानना है और उनके दूसरी तरफ जो उनके घर दिए गए हैं उन रहने के घरों को या रहने के ठिकानों को पहचान करके उस जानवरों के साथ मिलान करना है। तो बच्चों रेखा खींचकर हमें मिलाना है। तो बच्चों कल भी हमने इसे किया था, एक बार फिर करके हम इसे दोहरा लेते हैं। बच्चों आप जैसा कि जानते हो पहले चित्र में हमारे पास जो पहला चित्र है वह है सांप का और दूसरा चित्र है मक्खी यानी मधुमक्खी का, तीसरा चित्र है शेर का, चौथा चित्र है बंदर का, पांचवा चित्र है मछली का। तो बच्चों यह सभी जानवर अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। उसके ठीक दूसरी तरफ बच्चों हमें कुछ ठिकानों का चित्र दिया गया यानी रहने की जगहों का चित्र दिया गया है। तो आप सबसे पहला देख सकते हैं कि यह एक गुफा का चित्र है। गुफा भी कह सकते हैं बच्चों, इसे हम मांद भी कह सकते हैं। तो मांद में कौन रहता है बच्चों? शेर गुफा में रहता है। तो हमारा यहाँ पे चित्र जो दिया गया है तीसरा चित्र वह शेर का है और शेर को हम किससे मिलाएंगे? गुफा से मिलाएंगे। तो शेर के चित्र को हम उसके रहने की जगह जो कि गुफा होती है उससे मिलाएंगे। उसके बाद बच्चों हमारा दूसरा चित्र है
है आप देख सकते हैं, यह है तालाब का। तो बच्चों तालाब यानी पानी, पानी में कौन रहता है? पानी में मछली रहती है। तो आखिरी चित्र पहले कॉलम में या पहले पंक्ति में आखिरी चित्र मछली का है, तो हम मछली को तालाब के साथ मिलाएंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है बिल। बिल में कौन रहता है? बिल में सांप रहता है। तो पहला चित्र हमारा सांप का है और दूसरी तरफ तीसरा चित्र बिल का है, तो हम सांप को बिल से मिलाएंगे। उसके बाद बच्चों बिल के ठीक नीचे पेड़ का चित्र है। आप सभी जानते हैं बंदर कहाँ रहता है बच्चों? बंदर पेड़ पर रहता है। तो आप बंदर के चित्र को पेड़ से मिलाएंगे। उसके बाद बच्चों आखिरी चित्र जो है वह है मधुमक्खी के छत्ते का। आप सभी जानते हो मधुमक्खी छत्ता या तो पेड़ों पर लगाती है या ऊंची बिल्डिंगों के छत पर लगाती है, कभी कभी जो खिड़की के ऊपर छज्जा होता है उसमें लगाती है, ऊंचाई वाली जगहों पर लगाती है। लेकिन यहाँ पे जो आपका छत्ता है वह पेड़ की डाल में है यानी टहनी में है। तो यहाँ पे हम इस चित्र को जो छत्ता है उसको हम मक्खी के साथ मिलाएंगे। तो मक्खी का चित्र दूसरा है और छत्ते का चित्र आखिरी है। तो बच्चों सांप बिल में रहता है, हम बिल के साथ मिलाएंगे। मक्खी का जो घोंसला है वह पेड़ की डाली में है, तो हम मधुमक्खी को छत्ते के साथ मिलाएंगे। और उसके बाद शेर को हम गुफा या मांद के साथ मिलाएंगे। बंदर को हम पेड़ के साथ मिलाएंगे और मछली को हम तालाब के साथ मिलाएंगे, क्योंकि मछली पानी में रहती है और तालाब में पानी होता है। तो बच्चों इस तरह से हमने पाठ का अभ्यास तो समाप्त कर लिया, लेकिन अब हम करेंगे बच्चों क्लास वर्क में लिखने वाला कार्य। हमारा एक बचा था जो था वाक्य बनाओ। तो बच्चों जैसा कि हम हर पाठ के बाद उस पाठ में से कुछ शब्दों को चुन करके उसका वाक्य बनाते हैं, तो चलिए इस पाठ में भी हम कुछ शब्दों को लेकर के इनका वाक्य बनाते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द हैं। चलिए हमारा अभ्यास है, इसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। इसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे वाक्य बनाओ, वाक्य बनाओ। हम शब्द लेंगे आपकी पाठ में से। तो पहला शब्द जो हमने लिया है बच्चों वह है कतार। आप सभी जानते हो कतार। कतार क्या होता है बच्चों? कतार का मतलब होता है पंक्ति। तो बच्चों हमें हमेशा कतार में चलना चाहिए, या फिर चींटियां कतार में चलते हैं। तो हम यहाँ पे पहला वाक्य हमारा है कतार। तो हम वाक्य बनाएंगे चींटियां, च पर बिंदी, ट पर छोटी की मात्रा और य पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु। चींटियां कतार में त पर बड़ी की मात्रा ती है। चींटियां कतार में चलती हैं। तो हमने वाक्य बनाया चींटियां कतार में चलती हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हम वाक्य बनाते हैं वह वाक्य हमेशा हम इस तरह से बनाते हैं कि बहुत लंबा ना हो और छोटा वाक्य हो, लेकिन जिस शब्द से हम वाक्य बना रहे हैं या जिस शब्द का वाक्य बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं उसका मतलब स्पष्ट हो। तो बच्चों हम उसके बाद जिस शब्द से हम वाक्य बनाते हैं उसके नीचे एक रेखा खींचते हैं। तो हमारा वाक्य है चींटियां कतार में चलती हैं। उसके बाद बच्चों हमारा दूसरा शब्द है बच्चों भटकना। भटकना। तो हमारा अगला वाक्य है भटकना। घर न होने पर टेढ़े, ट पे छोटी की मात्रा, टेढ़े को, क पर ओ की मात्रा को, इधर उधर उधर, भटकना पड़ा। घर न होने पर टिड्डे को इधर उधर भटकना पड़ा।
उसके बाद हमारे पास है तीन, तीन में हमारे पास है बच्चों तीसरा है हमारे पास आप देख सकते हो, तीसरा है चिंता। च पर छोटी की मात्रा बिंदी, त पर आ की मात्रा चिंता। घर देर से आने, घर देर से आने पर माँ को चिंता होती है। घर देर से आने पर माँ को चिंता होती है। जब भी हम घर पे देर से पहुँचते हैं या किसी कारणवश हमें देर होता है तो माँ को हमारी चिंता होती है। तो हम लिखेंगे घर देर से आने पर माँ को चिंता होती है। उसके बाद बच्चों 4 में हम लिखेंगे, चौथा वाक्य हमारा है, चौथा शब्द हमारा है झूला। झूला, झ पर बड़े की मात्रा झू, ल पर आ की मात्रा ला। बच्चों, ब आधा च पर ओ की मात्रा चो, को, बच्चों को झूला, 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 झूलना, झूलना अच्छा, आधा छा, अच्छा लगता है। बच्चों को झूला झूलना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम झूला के नीचे लाइन खींचेंगे, बच्चों को झूला झूलना अच्छा लगता है। उसके बाद है बच्चों मौसम। मौसम, म पर अ की मात्रा मौसम। आज आज मौसम सुहावना है। आज मौसम सुहावना है। तो ये है मौसम। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिनका हमने वाक्य बनाया। तो बच्चों इसी तरह से आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वाक्य मैंने बनाया है आप वही बना करके लिखें। वाक्य आप अपने मन से भी बना सकते हैं, और अपने मन से वाक्य बनाएंगे तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप बस यह है कि वाक्य सही होना चाहिए, जिस शब्द का हमें वाक्य बनाना है उसका मतलब स्पष्ट होना चाहिए। तो बच्चों वाक्य बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे वाक्य बनाना चाहिए, और जिस शब्द का हम वाक्य बना रहे हैं उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। तो बच्चों चलिए एक बार इसे दोहराते हैं। कतार, चींटियाँ कतार में चलती हैं। चींटियाँ कतार में चलती हैं। भटकना, घर न होने पर टिड्डे को इधर उधर भटकना पड़ा। चिंता, घर देर से आने पर माँ को चिंता होती है। झूला, बच्चों को झूला झूलना अच्छा लगता है। मौसम, आज मौसम सुहावना है। आज मौसम सुहावना है। तो बच्चों इस तरह से आप और भी अलग तरह से भी या दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं, लेकिन शब्द इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। और बच्चों इसी के साथ हमने आज पाठ 3 समाप्त कर लिया है। तो बच्चों यह कार्य आप अपने कार्य पुस्तिका में करेंगे या क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। तो बच्चों चलिए हम हमारा अगला पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला जो पाठ है वह है पाठ 4। और पाठ 4 में बच्चों हमारे पास एक कविता है। तो हमारा अगला पाठ एक कविता है। चलिए हम उसे सस्वर पढ़ करके उसे पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों हमारा अगला जो पाठ है वह एक कविता है। उससे पहले हम इसे मिटा देते हैं। तो बच्चों अगला पाठ है कविता। कविता। तो बच्चों पाठ है, आप अपने पुस्तक का पृष्ठ संख्या
19 खोल सकते हैं। और हमारा अगला पाठ है पाठ 4 और पाठ 4 है बच्चों एक कविता जिसका शीर्षक है गुब्बारे। तो हम यहाँ लिखेंगे ग पे छोटे की मात्रा, आधा ब, पूरा ब, बा और र पर एक की मात्रा रे, गुब्बारे। और यह एक कविता है, क वी त पर आ की मात्रा ता, कविता। तो यह एक कविता है। तो चलिए बच्चों इस कविता को पढ़ करके हम इसे पढ़ने और इसको स्वर पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो चलिए बच्चों, कविता आप सभी जानते हो कि जो गुब्बारे होते हैं वह सभी बच्चों को पसंद होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जहाँ कहीं भी हम गुब्बारे देखते हैं, हम अपने मम्मी से पापा से ज़िद करते हैं कि वह हमें गुब्बारे ले दें। और अक्सर ऐसा होता है कि हम मेले वगैरह जाते हैं तो गुब्बारे खरीद कर लाते हैं। और बच्चों, क्या आप सभी ने गुब्बारे देखे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी ने कभी ना कभी गुब्बारे खरीदे होंगे या देखे होंगे। यहाँ तक कि आपके घर के पास या कॉलोनी में अक्सर गुब्बारे वाले घर के पास मतलब घर जा कर के गुब्बारे बेचते हैं। तो बच्चों, आपको गुब्बारे बहुत पसंद होंगे। और गुब्बारों का प्रयोग सिर्फ हम खेलने के लिए ही नहीं करते। गुब्बारों को हम अपने बर्थडे में सजाते हैं, जन्मदिन पर सजाते हैं। और फिर आजकल तो 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो, जो भी नेशनल फेस्टिवल या राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि दुकानों को भी गुब्बारों से सजाया जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इतने अच्छे ढंग से सजाया जाता है कि देख के भी बहुत खूबसूरत लगता है। और गुब्बारे जो होते हैं वो अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। गुब्बारे अलग अलग आकृति के पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग शेप्स में पाए जाते हैं। और आजकल गुब्बारे 2-3 गुब्बारों को मिला करके भी तरह तरह के आकृति के गुब्बारे फुला करके बनाए जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में भी आज हम गुब्बारे के बारे में देखेंगे। और आप सभी जानते हो कि अगर आपने गुब्बारे को पकड़ के रखा है और आपके हाथ से गुब्बारा छूट जाता है तो वह ऊंचा उठ जाता है। और कभी कभी आसमान उड़ता तो है ही आसमान में, जिस तरह से पतंग उड़ती है उस तरह से गुब्बारा भी उड़ता है, लेकिन कभी कभी वह बहुत ऊंचा जाकर चला जाता है और आपके पहुंच में नहीं आता। उसके बाद बच्चों, गुब्बारे अलग अलग रंगों के होते हैं, लाल, हरे, नीले, पीले, सफ़ेद, हर रंग के गुब्बारे पाए जाते हैं। और देख करके एक साथ इतने सारे रंगों के गुब्बारे देख करके बहुत ही अच्छे लगते हैं और हम सबका मन होता है कि हम सारे के सारे गुब्बारे वाले से गुब्बारे खरीद लें। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि आकार भी अलग अलग होते हैं गुब्बारे के। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, कुछ गुब्बारे लंबे हैं, कुछ गुब्बारे अंडाकार के हैं, कुछ गुब्बारे गोल हैं। तो बच्चों, और आपने देखा होगा कुछ गुब्बारे दिल के शेप के भी होते हैं, दिल के आकार के भी होते हैं। और कभी कभी तो कार्टून का भी आकार दिया जाता है, अलग अलग गुब्बारों को जोड़ करके कार्टून के आकार में भी गुब्बारों को फैलाया जाता है या बनाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंगनी गुब्बारा है, नीला गुब्बारा है, हरा गुब्बारा है और नारंगी गुब्बारा है, पीला है, आसमानी है। तो अलग अलग रंगों के गुब्बारे हैं। और बच्चों, जो गुब्बारे बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गुब्बारे वाला कहते हैं। तो आप चित्र में देख सकते हो कि एक गुब्बारे वाला है जिसे देख करके सारे बच्चे खुश हो रहे हैं और उसके आगे पीछे दौड़ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, एक बार इस गुब्बारे के कविता को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम सस्वर पढ़ करके इसे पढ़ना सीखते हैं। तो बच्चों, गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। हरे, बैंगनी, लाल, सफ़ेद, रंगों के हैं कितने भेद। कोई लंबा, कोई गोल, आओ पैसे ले लो मोल। मिट्टी मेलो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। पड़ा किसी के ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, गुब्बारे का
लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। हरे बैंगनी लाल सफ़ेद, रंगों के है कितने भेद। कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। पड़ा किसी के ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो बच्चों बहुत ही खूबसूरत सी कविता है, चलिए हम इसे लिख करके समझते हैं। तो हमारी पहली दोनों पंक्तियां हैं बच्चों। गुब्बारों, ग पे छोटे की मात्रा, ब पर आ की मात्रा, आधा ब, पूरा ब, बा, रो, र पर रो की मात्रा, रो। गुब्बारों का, ल पर ए की मात्रा, लेकर, ढेर, ढ पर ए की मात्रा, ढेर। ढेर का मतलब क्या होता है बच्चों? ढेर का मतलब क्या होता है बच्चों? ढेर का मतलब होता है बहुत सारा। आपने देखा होगा बहुत ढेर किसका होता है? अनाज का होता है, अनाज का या गुब्बारों का लेकर ढेर। देखो आया, द पर ए की मात्रा, ख पर ओ की मात्रा, देखो आया, आ या आया है, देखो आया है शमशेर, श म शेर, शमशेर। तो बच्चों पहले हम दो पंक्तियों को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, आप के सामने दो पंक्तियां हमने लिखी हैं, जिसमें कि गुब्बारों, गुब्बारों का मतलब क्या होता है बच्चों? आपको अभी मैंने बताया। गुब्बारे हर रंग के होते हैं और अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं। और गुब्बारों का लेकर ढेर, कौन आया है गुब्बारों का ढेर लेकर के? शमशेर। अब शमशेर कौन है बच्चों? शमशेर गुब्बारे वाले का नाम है। तो वह क्या लेकर के आया है? वह गुब्बारों का ढेर लेकर के आया है। ढेर उसे कहते हैं जहाँ पे एक ही प्रकार की बहुत सारी चीज़ों का हम ढेर लगाते हैं। अलग अलग प्रकार की भी चीज़ें हो सकती हैं, तो हम यहाँ पे किसी भी चीज़ का ढेर लगा देते हैं, या किसी भी चीज़ को बहुत सारे चीज़ को एक जगह रख देते हैं और एक तरह का उसको सीधा आकार बना देते हैं, उसे हम ढेर कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि जो गुब्बारे वाला ढेर सारे गुब्बारे लिया होता है, वह भी एक आकार में लिया रहता है जिसमें बहुत सारे गुब्बारे होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो गुब्बारा ने डंडी में बहुत सारे गुब्बारे बांधे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे गुब्बारे हैं और इन सारे गुब्बारे को ढेर कहा गया है, क्योंकि इस ढेर में बहुत सारे गुब्बारे हैं। तो गुब्बारों का लेकर ढेर, कौन आया? देखो आया है शमशेर। यहाँ पे शमशेर आया है। यहाँ पे शमशेर क्या है बच्चों? शमशेर गुब्बारे वाले को कहा गया है। तो कौन आया है गुब्बारों का ढेर लेकर के? शमशेर आया है। शमशेर कौन है बच्चों? शमशेर गुब्बारे वाले का नाम है। तो जो गुब्बारे बेचता है उसे हम शमशेर कहते हैं। तो यहाँ पे गुब्बारों का ढेर लेकर के कौन आया है? शमशेर आया है। उसके बाद बच्चों गुब्बारे कैसे हैं? गुब्बारे हरे हैं, बैंगनी हैं, लाल है, सफ़ेद है, मतलब अलग अलग रंगों के हैं। जो ढेर सारे गुब्बारे शमशेर लेकर के आया है वह अलग अलग रंगों के हैं। और रंगों के साथ साथ जो यहाँ पे अगली पंक्ति है, रंगों के हैं कितने भेद। कितने भेद का मतलब हुआ बच्चों? भेद का मतलब होता है प्रकार। भेद का मतलब होता है प्रकार। जैसे कि हम कहते हैं किसी भी चीज़ का भेद, कोई भी चीज़ अलग अलग प्रकार की होती है तो हम यहाँ भेद का प्रयोग करते हैं, भेद शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी जो गुब्बारे हैं वह भी हरे रंग के हैं, बैंगनी हैं, लाल है, सफ़ेद हैं। तो इनके रंगों में भी भेद है, यानी भिन्नता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है हरे, बैंगनी, लाल, सफ़ेद रंगों के हैं कितने भेद, मतलब रंगों के कितने सारे भेद हैं। तो ढेर लेकर के शमशेर आया है और उसके गुब्बारे जो अलग अलग रंग के हैं, उसके रंग में बहुत सारे भेद हैं। तो बच्चों यह है हमारे कविता की 4 पंक्तियां जिसे आज हमने पढ़ा है। आप इस कविता को पढ़ करके इसका अभ्यास कर लीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो का समय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इस कविता का जो बचा हुआ भाग है उस पर विचार करेंगे और एक बार फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कल के वीडियो में
फिर मिलेंगे।